Hello students, welcome to my class Taxation Laws and Accounts. Today we are going to start with the first unit, that is the basic concepts of income tax. So before we proceed with the content of the first unit, let us have a quick look what is there in the syllabus of income tax unit 1. So let us have a quick look over the syllabus. Here it is. The syllabus says the introduction, which has the basic concepts, scope of income tax, exempted incomes, deductions from gross total income, the various heads of income, deemed income, clubbing of income, set off and carry forward of losses. So this is a total concept of unit 1. Now we are going to start with the basic concepts or the introduction of income tax. सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री, जो इसमें नहीं लिखी लेकिन तब भी एक हिस्ट्री के फॉर्म में बता देते बहुत ब्रीफ में कि इनकम टैक्स इंडिया में कैसे आया, इवोल्यूशन क्या हुआ था इनकम टैक्स का। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड और इम्प्लीमेंटेड इन 1860 में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। किससे? सर जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया था इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद 1918 फिर 1922 में अमेंडमेंट्स हुए। तब तक ये सब अमेंडमेंट्स आके 1961-62 के असेसमेंट ईयर तक के नहीं पहुंचते। तब हमारी इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंट हुई थी 1961 में, जो कि इन्फोर्समेंट में आई थी 1 अप्रैल 1962 से। तो ये हमने एक छोटा सा हिस्ट्री के फॉर्म में बता दिया। ये कंटेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने सोचा इंट्रोडक्शन के साथ एक हिस्ट्री का कंटेंट आप लोग को बता दें। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन द इनकम। वो तो है ही कि हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमसे टैक्स चार्ज करेगी। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनैक्टेड द इनकम टैक्स एक्ट। उसी टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया था 1961 में, जो पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्समेंट आया था 1 अप्रैल 1962 से। The act provides for the scope and machinery for levy of income tax. The act is supported by Income Tax Rule 1961 and several other subordinate and regulations. Besides, circulars and notifications are issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and some ministries of finance, Government of India, dealing with various aspects of levy of income tax. तो बेसिकली क्या था कि ये हमारी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स थे जो इस एक्ट की गाइडलाइंस को मेजर कर बताते थे कि क्या हमारे गाइडलाइंस हैं, क्या तरीके हैं इनकम टैक्स किसी पर्सन पे, किसी फर्म पे, किसी के भी ऊपर इनकम टैक्स लेवी करने मतलब चार्ज करने के का प्रोसेस क्या होता है। तो वो सब हमारे इस एक्ट के अंदर है। उसके साथ साथ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों ने भी काफ़ी ऐसे अपनी तरफ से ऐसे प्रोविजंस और ऐसे एस्पेक्ट्स दिए हैं जो इनकम टैक्स को चार्ज करने में हेल्प करते हैं या उनकी प्रोविजंस को क्लियर करते हैं। तो इन सब का एक जिस्ट अगर हम लोग देखें तो लास्ट में हमने लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन कॉल्ड द SSC ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास 4 ऐसे टर्म्स आते हैं जो हम लोगों को डेफिनेशन जिनकी हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला टर्म है पर्सन, दूसरा टर्म है SSC, तीसरा टर्म है प्रीवियस ईयर, चौथा टर्म है असेसमेंट ईयर और सबसे मेजर टर्म है इनकम। तो अब ऐसी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। जो जनरल टर्म्स में अगर सुने तो हम लोग बस उसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन बोल नहीं पाएंगे, बस हम लोग उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ ये होती है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन किया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस सेक्शंस में कौन कौन मतलब इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जो हमारे पास आती है उसमें हम लोग देखते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर डिफाइन हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। असेसमेंट ईयर क्या कहा जाता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है हमारा? एक तरीके से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है, एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 उसी साल तक खत्म हो जाता है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे खत्म होता है। तो हमारा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब हमारे कौन से फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे चलते हैं। तो अब इसमें क्या है? असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एक 12 महीने का पूरा पीरियड होता है जो 1 अप्रैल पे हर साल स्टार्ट होता है। द असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ये हमने आप लोगों को बता ही दिया। अब बात क्या है कि हम लोगों का असेसमेंट ईयर जो होता है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि असेसमेंट ईयर 2012 या 13 लिखा है, मींस वो क्या हुआ कि हमारा असेसमेंट ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 है। अब 12-13 दिया है, लेकिन असेसमेंट ईयर होता क्या है? असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट होता है। तो हम लोग का कौन सा ईयर चालू है? अगर 12-13 हम लोग का असेसमेंट ईयर है तो हम लोग का 11 से 12 प्रीवियस ईयर होएगा। हम लोग असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं। मतलब जो हम लोग एक कंप्लीट ईयर करते हैं, एक पूरा 12 महीने का पीरियड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका असेसमेंट शुरू होता है। जैसे हम लोग ने 1 अप्रैल से शुरू किया और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पे ख़त्म किया, तो 31 मार्च रात का 12 बजने के बाद 31 मार्च रात का 12 बजने के बाद उस पूरे साल का असेसमेंट शुरू होगा। उससे पहले नहीं, क्योंकि टैक्स में हमेशा कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड गेन कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे टैक्स में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो हम लोग असेसमेंट ईयर जो होता है, तो उस असेसमेंट ईयर में किस इनकम का असेसमेंट करते हैं? अपने प्रीवियस ईयर की। तो आज के टाइम पे हम आज का करेंट एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारा आज का असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, वो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021। हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2021 चल रहा है। तो मतलब प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा चल रहा है? 2019 और 20। मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के जो हमने इनकम कमाई है, उस इनकम पे असेसमेंट होएगा 2021 में। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है असेसमेंट ईयर। इसीलिए असेसमेंट ईयर को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? टैक्स ईयर का। मतलब जो पिछले साल में इनकम कमाई, उसको इस साल में उस पर टैक्स पे करें। तो पिछले साल की इनकम पे आज के साल में टैक्स पे करें, तो इस साल को क्या कहा जाता है? टैक्स ईयर। पिछले साल को इनकम ईयर कहेंगे, प्रीवियस ईयर द इनकम ईयर, इस साल को टैक्स ईयर कहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वही आ गई, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर डिफाइन हुआ है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो वही बताता है द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। हमारे असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला एक पूरा फाइनेंशियल ईयर, वो हमारा क्या होता है? प्रीवियस ईयर। जैसे कि अभी हमने बताया कि हम लोग का करंट में आज के टाइम पे असेसमेंट ईयर चल रहा है 2020-21, तो मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2019-20। मतलब 1 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ये हमारा प्रीवियस ईयर है। उस ईयर की इनकम को हम इस साल में टैक्स कर रहे हैं, जिस साल को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। Therefore, the income earned in, इसका अगर हम इसको ये बताएं, एक तरीके से हम ये बताएं, the income earned in one financial year is taxed in the next financial year। तो जिस साल में इनकम कमाते हैं उस साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल में उस इनकम पे हम टैक्स चार्ज करते हैं उस साल को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जो कि टैक्स ईयर कहलाया जाता है। तो एक समरी के फॉर्म में क्या बताएं? प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल में हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर क्या करते हैं? जिस साल में हम उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होती है पर्सन। पर्सन क्या होता है? जनरल में बोले पर्सन क्या होता है? हम हैं, आप हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग हम लोग के सराउंडिंग्स में, सब एक पर्सन है। टैक्स के टाइम में पर्सन्स की
डेफिनेशन थोड़ी एक्सपेंडेड होती है, पर्सन्स इंडिविजुअल से बढ़ के भी चीज़ होती है। टैक्स के फॉर्म में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन का मतलब कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंसान ही नहीं होता है, क्योंकि लॉ की नज़र में बिजनेस की भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो लॉ की नज़र में हर एक चीज़ सबका, चाहे वो एक्चुअल रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पर्सन। तो हमारा लॉ के इनकम टैक्स के अंदर हमारे पर्सन की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन हुई है, उसके अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल जो तो है, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज़ अ बिजनेस, तीसरा अ कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, or a local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the preceding categories। मतलब कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल रियल लाइफ ह्यूमंस जो हम लोग हैं, हमारे अलावा कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ मतलब अ बिजनेस और अ कंपनी, जो लॉ की नज़र में जिनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, जो हम लोग ने अकाउंट्स में, जो उससे पहले हम अकाउंट्स पे आते हैं, अकाउंट्स में हम लोग ने सबसे पहले जो 11th की अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसमें एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बताता था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये सब चीज़ें जो है दे हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। तो पर्सन की डेफिनेशन में ये सब इंक्लूड होंगे। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट आती है एसएसए की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी आई, एसएससी। ये डिफाइन हुई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं एसएससी होता है, एसएससी भी एक पर्सन होता है, शॉर्ट में बताते थे बिल्कुल इजी। एसएससी भी एक पर्सन होता है, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एसएससी। लेकिन उनका इन पे वो क्या हो जाता है, रूल क्या होता है इसका, कौन सा ऐसा पर्सन है एसएससी कहलाया जा सकता है, जो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स पे करना लायबल हो रहा है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, इट इज नोन एज एन एसएससी। वो पर्सन जिसके ऊपर कोई टैक्स ड्यू हो रहा हो या लेवी हो रहा हो और जिसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द एक्ट, उसको कहा जाएगा एसएससी। तो इसीलिए लिखा एसएससी मीन्स अ पर्सन टू whom income tax on any other sum is payable under the act। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो दी है वो असेसमेंट की है। ये डेफिनेशन हमारी दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर, सबसेक्शन 8 के अंदर दी गई है। ऑल्दो ये डेफिनेशन हमारी क्या है, इस प्रॉपर इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगी। असेसमेंट एक पूरा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए। बेसिकली असेसमेंट क्या होता है, जो हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी बनती है, जितनी इनकम कमाते हैं उसकी इनकम में से जितनी हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर हमें कितना टैक्स पे करना होता है, उसका जो असेसमेंट होता है, उसको जो जैसे निकालते हैं उस प्रोसीजर को कहते हैं असेसमेंट। मतलब असेसमेंट इज द प्रोसीजर और द प्रोसेस टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड द टैक्स पेबल ऑन एन एसएससी। मतलब हमारे जितने भी इनकम के पर्टिकुलर्स है उसमें से टैक्सेबल इनकम कितनी है उसका कंप्यूटेशन, और उस टैक्सेबल इनकम पे हमारे ऊपर कितना टैक्स चार्ज हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं, सेल्फ असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, री असेसमेंट होता है, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम लोग आगे जब हम लोग का एक चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी के लिए असेसमेंट के टर्म से आप लोग ये समझिए कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जो क्या करता है, किसी भी पर्सन मतलब किसी भी एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करता है, उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो निकालता है। तो वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस असेसमेंट कहलाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे मेन डेफिनेशन की तरफ। सबसे मेन डेफिनेशन जिस चीज़ पे ये टैक्स चार्ज होता है, जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या है, इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होता है। तो इनकम क्या होती है, टैक्स के फॉर्म में इनकम क्या होती है, इनकम में क्या आता है। अगर हम लोग जनरल फॉर्म में भेजें तो इनकम क्या होती है, इनकम से अगर हम लोग आपसे पूछेंगे, अगर जनरल फॉर्म में किसी बाहरी पर्सन से ऐसे पूछेंगे जो जिसको टैक्स
के कंटेक्स्ट से हम ना उसको ये ना बताए कि हम टैक्स के कंटेक्स्ट से पूछ रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे इनकम क्या होती है, तो वो कहेगा जो एक इंसान कमाता है उसको कहते हैं उसकी इनकम। इनकम क्या होती है, जनरल वे में भी हम लोग भी यही पढ़ते हैं कि अगर हमसे भी कोई डायरेक्टली पूछे व्हाट इज योर इनकम, तो हम वो सब थोड़ी बताएंगे कि हमारी टैक्स में, हम ये बताएंगे कि हमारी जितनी सोर्स ऑफ इनकम जो हम जहाँ से पैसा कमा रहे हैं वो हमारी इनकम होती है। तो क्या बोला हमने लास्ट में, जहाँ जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारी होती इनकम। तो जनरल वे में इंसान क्या बोलेगा, हमने जो पैसा कमाया वो इनकम। लेकिन टैक्स के फॉर्म में क्या आता है, जहाँ जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो वो आपके इनकम के अंडर आता है। अब इनकम के अंडर हमारे, अब एक तरीके से अब इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर। तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। ये तो हमने बताया, इनकम टैक्स का नाम है जो हम इनकम कमा रहे हैं उस पर टैक्स है। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम। मतलब कोई ऐसी ऑथराइज्ड डेफिनेशन नहीं जो उसमें पढ़ते हैं, जो कोटेड डेफिनेशंस होती हैं, तो कोई वैसी डेफिनेशन नहीं इनकम की। बस इनकम में क्या बताया गया, द एक्ट इज डिफाइंड इन द वाइडेस्ट सेंस, मतलब उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया गया है कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इट इज डिफाइंड इन द वाइडेस्ट सेंस बाय गिविंग एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब इनकम के फॉर्म में उन्होंने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि इनकम में आता क्या क्या है। इनकम की कोई ऐसी वर्डिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर जो इनकम को डिफाइन किया गया है, जो कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो उसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि इनकम में क्या क्या आता है। अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो इनकम में क्या क्या आता है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। कितना हमने प्रॉफिट कमाया या कितना हमने किसी सोर्स से गेन करा, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड गेन्स बेसिकली रिलेटेड है किसी बिजनेस से। अगर हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमा रहे हैं तो वो हमारे इनकम का पार्ट बन जाता है। दूसरी चीज होती है डिविडेंड। अब पहले तो बताइए डिविडेंड क्या होती है। डिविडेंड क्या होती है, डिविडेंड इज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के को जो पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स दिया जाता है, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। मतलब जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वैसे ही हमने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिए तो उस शेयर्स पे हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगी। उस रिटर्न का नाम क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ सोर्स ऑफ इनकम। जहां हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उस कंपनी से जो हमको रिटर्न मिल रहा है इन द फॉर्म, उस कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाएंगे, उस प्रॉफिट्स में से दो पार्ट लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम एंड रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग जो वो बिजनेस में वापस लगा देता है, और दूसरा होता है डिविजिबल इनकम, जो वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को बांट देता है। अभी डिविडेंड के फॉर्म में हम लोग जनरल वे में ही पढ़ते हैं, आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सी डिविडेंड टैक्सेबल होती है, कौन सी डिविडेंड एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट क्या आता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिलते हैं किसी किसी इंस्टीट्यूशंस को, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, चैरिटी, या अलग अलग फॉर्म का जो बिजनेस एसोसिएशन होते हैं उनको कहीं मिल जाता है, तो वो सब जो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कहीं से भी हमारे पास पैसा आ रहा है, वो सब हमारा क्या होता है, इनकम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्स बाय एम्प्लॉयज द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। ये आ जाता है उस कैटेगरी में, क्योंकि हमने क्या बताया, पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसमें इंडिविजुअल भी आ सकता है, जो कि वो इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, मतलब उसको कंपनी का एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉय का क्या होता है, एम्प्लॉय को इनकम के फॉर्म में क्या मिलती है, सैलरीज, बोनस, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। तो ये वाली ये जो कैटेगरी है इनकम की, ये उनके नेचर से है। रिसीव्स बाय एम्प्लॉयज द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। एनी बेनिफिट मतलब सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। कन्वर्टेबल इनटू मनी मतलब परक्विजिट्स क्या होता है, कुछ चीजें जो सर्विसेज के फॉर्म में, मतलब हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही, कार, मोटर कार सर्विस प्रोवाइड हो रही, हमें गार्डनर सर्विस, फूड सर्विस और कुक सर्विस, हमको सर्विसेज फॉर्म में मिल रही, जो कि हमें एक्चुअल मनी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिल रही, लेकिन उनकी एक वैल्यू होती है।
तो वो हमारा ये सब चीज़ें हमारी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। उसके बाद आया इनकम्स फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। बिजनेस की जो हमारी इनकम होती है उससे हमें ये आता है। फिर उसके बाद एनी कैपिटल गेन्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। कैपिटल गेन्स किस पे होते हैं? हमारे कैपिटल एसेट पे। कैपिटल एसेट क्या होता है? वो एसेट जो हमारे लॉन्ग टर्म एक एसेट होता है जिसको अगर हम बेचें तो उस पर हमें एक लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट होता है, उसको कहते हैं हमारा कैपिटल गेन्स। अब दो तरीके के कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम कैपिटल गेन के चैप्टर पढ़ेंगे। फिर क्या दिया? एनी सम अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 59। ये चीज़ क्या होती है कि किसी टाइम पे हमें कोई ऐसा डिडक्शन मिला हो जो हमें पहले के किसी प्रीवियस ईयर में हमने उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर लिया हो, लेकिन वो एक्चुअली इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल होगा, तो वो आज के टाइम पे हमारी इनकम में जुड़ जाएगा। इसके आगे आता है एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स और एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग और एनी फॉर्म ऑफ नेचर फुटसर है। इसका मतलब किसी भी तरीके का हमारी विनिंग्स या लॉटरी, कभी कभी किस लॉटरी टिकट्स होते हैं लॉटरी लग जाए, या कोई हम ऐसा गेम खेल लें जिससे हमें विनिंग्स होनी, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग का सबसे कॉमन आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसकी जो इनकम उससे जो आती है वो कैटेगराइजेशन किस में आती है? इनकम फ्रॉम विनिंग्स। या हम किसी हमने पजल गेम में पार्ट लिया, कार्ड गेम में पार्ट लिया, या जो आजकल लोग ज़्यादातर करते हैं गैम्बलिंग या बेटिंग कर रहे हैं, जो आजकल जैसे हम लोग का इस टाइम आईपीएल सीजन चल रहा है, तो आईपीएल सीजन में जो लोग एक दूसरे लोग मैच पे बेटिंग कर लगाते हैं, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, उससे जो इनकम होती है ये भी इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल है। तो ये आती है अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो जब हम लोग अदर सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। फिर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय एम्प्लॉयज टुवर्ड एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएन्युएशन फंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। मतलब हमने अभी बताया था जैसे एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है अलाउंसेस परक्यूजिट्स के अलावा, उनको किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है, ये हम सैलरीज का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देते कि हमारी सैलरी का एक पार्ट जो एम्प्लॉय अपने तरफ रोक लेता है, उसी पार्ट को जब हम रिजाइन करते हैं, हमारा टर्म ऑफ सर्विस कंप्लीट होता है, तो जितना अमाउंट हमारा अक्यूमुलेट हो जाता है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो भी हमारी इनकम में चार्जेबल होता है इनकम टैक्स के लिए। फिर एनी सम रिसीव अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हमें कोई भी सम अमाउंट रिसीव हुआ हो, या उसके बाद हमें कोई भी वैल्यू, उसके लास्ट पॉइंट का लिखा सम ऑफ मनी और वैल्यू प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट, किसी भी तरीके का हमको गिफ्ट मिला हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में मिला हो या किसी प्रॉपर्टी के टर्म्स में मिला हो, मतलब कोई काइंड गिफ्ट इन कैश होता है, गिफ्ट इन काइंड होता है, तो किसी भी तरीके का हमको गिफ्ट मिला हो, तो वो सब चीज़ें जहाँ जहाँ से हमारा कोई भी सोर्स हो रहा है वो सब चीज़ें हमारा किस में आती है? कैटेगराइजेशन में, इनकम में। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है इनकम की, जो कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, मतलब एक कोटेड डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब ये जो सिर्फ ये बताती है कि इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज के हम लोग अपने क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स को डिस्कस किया कि इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास? थैंक यू क्लास।